Okay, in this question we are given that 5 identical resistance coils, okay, connected in the network as shown in the figure, okay, and 4.78. The resistance measured between A and B is 1 ohm. The individual coils must have a resistance of। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमें जो है यहाँ पे ए एंड बी के बीच में, ठीक है, यहाँ और यहाँ ये आर इक्विवेलेंट जो है दैट इज व्हाट गिवन है हमको इन दोनों के बीच में 1 ओम, ठीक है, इस तरीके से। और एक बात कहा है कि सारे इक्वल है, तो इक्वल है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले एक बार ट्राई करते हैं इसको आर मान के सॉल्व करने का। देखिए ठीक है, ठीक है, देखिए इसको हम क्या किए, ये वाला पॉइंट को यहाँ पे दे दिए, ये वाला पॉइंट को यहाँ दे दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ताकि आपको इजीली वे में समझ आ जाएगा कि ये सारे जो है ना आपको पैरेलल दिख जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ये है एंड ये पॉइंट आ गया यहाँ से, फिर इसके जस्ट ओवर नीचे से क्या है, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ तक। तो हम अगर इसको आर में एज्यूम कर ले, लेट दिस इज आर 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 एंड आर, तो इनको हम सॉल्व कैसे करें पहले देखिए। इनको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तीनों जो पैरेलल में और इसके साथ ये सीरीज में, तो पैरेलल को कैसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल इज सॉल्व लाइक दैट, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ठीक है, तो तीनों को सॉल्व करके दैट विल बी इक्वल टू 1/r। तो r जो आएगा आपको क्या आएगा, r/3 के फॉर्मेट में। तो इनको सॉल्व करने के बाद r/3 आएगा, ये तीनों मिला के, ठीक है, और ये फिर उसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो नाउ दैट विल बी इक्वल टू r/3 प्लस r। ठीक है, फिर ये तीनों मिलाकर अगर इसको हम एक बार फिर सबको री डायग्राम बना दें ताकि समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, तो ये तीनों मिला के आपको मिल गया यहाँ पे r/3। ठीक है, यहाँ से, और ये हो गया आपको r यहाँ से, एंड ये हो गया r। इन दोनों के बीच देखिए हो गया a एंड b, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। ठीक है, तो अब देखिए r/3 और r ये दोनों सीरीज दिख रहा है, इसको सीरीज में ऐड कर ले। नाउ लाइक दिस, यहाँ पर हम स्मॉल r यूज कर लेते हैं, r/3 प्लस r/1, तो ये आपका हो जाएगा 4r/3। ठीक है, ये तो इनको अगर हम सॉल्व करें सो दैट विल बी 4r/3। ठीक है, ये बन जाएगा आपको 4r/3। ओके, तो ये यहाँ से आता है 4r/3, और नीचे वाला क्या बन जाएगा r, ये दोनों हो गया r। अब इन दोनों के बीच का जो है a एंड b के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, 1 ओम। देखिए ये तो अब पैरेलल हो गया, तो 3/4r होगा यहाँ से, प्लस 1/r इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 हमको गिवन है यहाँ पे। फिर इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे आ गया, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 4r इक्वल टू यहाँ 1 है, तो 3 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कितना आ गया 7। इस तरीके से सॉल्व होकर यहाँ पे आएगा मेरे पास ये, देखिए 7/4r इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो यहाँ पे, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे 4r इक्वल टू 7, तो r इक्वल कितना 7/4। ठीक है, तो यहाँ पे जो r होगा नेट दैट इज 7/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो फिर हम चलते देखिए आंसर क्या है। ठीक है, तो 7/4 सी शुड बी द आंसर। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में क्वेश्चन क्या दे रखा है। ओके, इनमें क्वेश्चन क्या क्या रखा है देख लेते हैं क्वेश्चन को। इन दिस फिगर 4.79 द डिस्टेंस d बिटवीन कंडक्टर्स कैरिंग अ करंट I1 एंड I2। तो ये अलग है
कंडक्टर, ये अलग कंडक्टर है, दोनों में करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है, ठीक है। इज वेरिड, ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ्स, यहाँ पे दे रखा है, करेक्टली रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ फोर्स एफ बिटवीन द कंडक्टर एंड डिस्टेंस डी। तो इन चारों में हमें पूछा गया है कि कौन से जो है, ठीक है, यहाँ पे शो अप करेगा करेक्ट वेरिएशन को। तो अगर ये बात आपको पता हो कि एफ इक्वल टू क्या होता है फोर्स का, तो आप कुछ गैस कर सकते हैं, म्यू टाइम्स I1 I2, ठीक है, अपन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता था, ठीक है, आपको ये बात पता होगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ये वेरी करेगा, ठीक है। अगर सेकेंड चैप्टर देखेंगे तो इसमें पता होंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा इस तरीके से। तो वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अदर। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा ना, तो देखिए अगर डिस्टेंस को बढ़ा देना तो फोर्स क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए तो हमें जो है इसका आंसर करेक्ट जो है ये आ जाएगा। क्यों कि देखिए यहाँ पर अगर डिस्टेंस बढ़ेगा ना तो फोर्स घटेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है और ये फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्स एंड डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ को ड्रॉ करके, तो देखिए यहाँ के पे अगर मान लीजिए डिस्टेंस ये है और फोर्स ये मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस को हम अगर यहाँ पे बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, डिस्टेंस अभी यहाँ पे है तो फोर्स यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है, इस तरीके से फोर्स बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ये है तो फोर्स अभी है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स घटेगा। तो ये जो वेरिएशन दिख रहा है, ये वेरिएशन, ठीक है, फोर्स एंड डिस्टेंस का दिख रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर आप एक बार ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी है 2 4 6 8 10 ऐसे रख लीजिए, और 2 4 6 8 10, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो है डिस्टेंस अभी 2 है तो फोर्स मान लीजिए तो ज़्यादा होगा, 10 मान लेते, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये 4 होगा इस तरीके से, 6 होगा इस तरीके से, घट रहा है, मतलब जैसे ये बढ़ेगा वैसे ही घटेगा फोर्स, ठीक है। तो ये जो है वेरिएशन दिखाएगा हमको, ठीक है। दैट इज़ व्हाट हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो इसका वेरिएशन है वो उल्टा हो रहा है, मतलब फोर्स फिर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट दैट इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये तो गलत हो गया, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी इस तरीके से, एक बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे तो दूसरा भी बढ़ रहा है इस तरीके से, डायरेक्ट वेरिएशन भी आ रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, इसको ये दिखा रहा है। और ये भी है, मतलब यहाँ पे इनिशियल शुरू हो रहा है तो इसमें यहाँ पे है डिस्टेंस, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, ये भी फोर्स है, ये डिस्टेंस है और ये भी फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे तो किसी पॉइंट पे इसमें निकालिएगा डिस्टेंस फोर्स। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, लेकिन फोर्स कांस्टेंट हो गया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, यहाँ पे देखिए ये है डिस्टेंस तो ये है फोर्स, ठीक है। यहाँ देखिए डिस्टेंस यहाँ है तो फोर्स ये होगा, ठीक है, डिस्टेंस ये है तो फोर्स ये, डिस्टेंस ये तो फोर्स ये। तो इस तरीके से जो है ये पहला जो है करेक्ट एक्सप्लेन करता है, ठीक है, इसको। तो फर्स्ट विल बी द आंसर। फिर चलते हम लोग यहाँ पे 27 में क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अब इनमें देखिए क्या कि इन द क्वेश्चन 26 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन बिटवीन एफ एंड 1/d। देखिए फेस है, इसमें फोर्स है एंड 1/d की बात कर रखा है। 1/d का मतलब ये हुआ कि टोटल, तो एफ बढ़ेगा तो 1/d भी बढ़ेगा, यहाँ पे ये बात कर रखा है, ठीक है। मतलब 1/d की बात करें तो 1/d बढ़ेगा तो फोर्स यहाँ पे बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात नहीं है, डी की बात नहीं कर रहा, 1/d की बात पूरा की बात कर रखा है, ठीक है। तो एफ एंड 1/d की बात कर रखा है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस बढ़ता तो फोर्स घटता है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ डिस्टेंस और फोर्स में नहीं कर रखा है, फोर्स एंड डिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बात कर रहा है 1/d एन एफ का, ठीक है। तो 1/d एन एफ की बात करें तो 1/d जो है अगर ये बढ़ेगा तो इस तरीके से डी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1/d को अगर फिर से हम रिप्रेजेंट कर दे तो दैट विल बी डी, तो यहाँ से डायरेक्ट वेरिएशन ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। क्योंकि देखिए डी बढ़ेगा मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, लेकिन ये 1/डिस्टेंस है ना,
डिस्टेंस का फिर उल्टा कर दिया गया। तो ये आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो और लीनियर दोनों में क्या है, पावर 1 का है कॉम्बिनेशन, तो पावर 2 और तो है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज़ 1। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हो गया एफ ई इक्वल टू एम एक्स के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, एफ इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ होता है ये इस फॉर्मेट रखा गया। तो ये इस फॉर्मेट का ग्राफ जो होता है आपको ये स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना इसका फॉर्मेट का ग्राफ। ठीक है, आगे चलते हैं 27 के बाद 28 में। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ मैग्नेटिक फील्ड कांट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन मूविंग मैग्नेट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कभी भी फोर्स नहीं कर सकता एक्सर्ट, आप किसी पे नहीं कर सकता, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मूविंग मैग्नेट। ठीक है, तो मूविंग मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट की वजह से होता है, और ये मूविंग मैग्नेट, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ये फोर्स लगाएगा। पहला पे तो लगाएगा। ठीक है, दूसरा की बात करें ना तो स्टेशनरी मैग्नेट, मैग्नेट जब भी होगा, ठीक है, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा है ना, तो ये मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा, चाहे वो रुका हो या चलते है। ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सी में दे रखा मूविंग चार्ज। देखिए मूविंग चार्ज से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर एक वायर में करंट मूव कर रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये किसी न किसी मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। स्टेशनरी चार्ज की बात करते हैं, ये आपका सही होगा, इस पर फोर्स नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना ये स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगा। रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, देखिए कि स्टेशनरी चार्ज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता क्रिएट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करता है। इस वजह से क्या होगा यहाँ पे, इस वजह से ये जो है स्टेशनरी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर नंबर डी। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे हम बात करें सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो फोर्स का हो गया न्यूटन एंड चार्ज का हो गया कूलम। तो न्यूटन पर कूलम आप इसको लिख सकते हैं। दैट इज 29 का सी जो है दैट इज आंसर। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं 30 में। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 वोल्ट सिंपल सा बात है, 1 वोल्ट इक्वल टू होता है W/Q, और ये दोनों 1 कर लीजिए तो 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल पर कूलम दैट इज 1 वोल्ट। तो बी आपका आंसर। आगे यहाँ पे 31 में 1 वोल्ट पर मीटर। अच्छा 1 वोल्ट पर मीटर क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार समझ लीजिए, 1 वोल्ट पर मीटर ये किस कंडीशन में, ठीक है, ट्रू होगा। तो मीटर, इसमें हमको ऑप्शन दे रखा है तो 31 का न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, जूल पर मीटर एंड जूल पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए वोल्ट पर मीटर जो होता है ना, ये होता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, V इक्वल टू वी का फॉर्मूला जो है आप इस तरीके से इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए अब इसको एक तरह से थोड़ा समझते हैं। ठीक है, लेट अस मूव ऑन दिस वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पे न्यूटन पर कूलम की बात करें ना, तो देखिए न्यूटन पर कूलम होता है, इसको कैसे आता ही है दोनों बराबर। तो न्यूटन की बात करें तो यहाँ पे न्यूटन हो गया और ये कूलम हो गया। ठीक है, पर कूलम, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर्स अपन क्यू है। ठीक है, 1 वोल्ट पर मीटर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट, या यहाँ पे V इक्वल टू हो गया W/Q। ठीक है, एंड W होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपन Q। ठीक है, यहाँ पे अब ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे नीचे सेंड कर देते हैं, तो ये हो गया आपको V/T इक्वल टू
एफ बाई क्यू। देखिए वी बाई डी क्या हो गया, ये हो गया वोल्ट पर मीटर, डिस्टेंस का तो मीटर हो जाएगा देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एफ बाई क्यू न्यूटन पर कूलम। तो इन दोनों का देखिए यूनिट बराबर हो जाएगा, कैसे, वोल्ट पर मीटर इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा वोल्ट पर मीटर इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो 31 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 31 के बाद 32 में क्या क्वेश्चन। ओके, तो ये तो आपको याद रखने वाली बात है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज ए कंडक्टेंस। इफ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम देन द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम है तो इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1 अपन रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टेंस घटेगा, तो ये हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस का होता है ओम तो दैट विल बी टू द कंडक्टेंस का हो जाएगा MHO। ठीक है, उसका MHO यहाँ पर उठा, तो दैट विल बी सी शुड बी द आंसर। ठीक है, तो 32 का सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 33 में, देखिए क्वेश्चन क्या है। Let's see here in this question 33, which of the following network Y yields maximum effective resistance between A and B। तो इनमें A और B के बीच में किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है मैक्सिमम। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले वाला का। तो ये पहले वाला को सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, ये दोनों तो हमें दिख रहा है पैरेलल है, तो 2 and 2 मिलके बन जाएगा 1 and 1 + 2 = 3 ओम पहले हमारा। यहाँ भी 2 और 2 मिलके हो गया 4 एंड ये 2, 4 and 2 हो गया पैरेलल, तो 4 × 2/4 + 2, इस तरीके से हो गया 8/6। इट मीन्स ये हो गया 4/3 ओम। ठीक है, तो दूसरा का आंसर ये आ गया, पहला किया गया। तो अभी भी फर्स्ट वाला जो इसमें ज़्यादा आ रहा है और 2 इसमें दे रखा है, उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 × 4 and 2 ये हो गया पैरेलल, 4 और 2, ये भी आंसर वही आएगा 4 × 2/4 + 2 दैट इज 8/6, और ये भी आएगा 4/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर। अच्छा, इन तीनों में 2 तो पहला है, तो इसका आंसर 2/3 होगा ओम। ठीक है, इस तरीके से हम आपको कह रखे कि जो अगर इक्वल रेजिस्टेंस है और जितने बार नंबर में तो वो नीचे आ जाता है। इक्वल रेजिस्टेंस है और 3 बार है पैरेलल में, तो 3 आ गया नीचे। ठीक है, इस तरीके से हो गया 2/3 ओम। तो आपको पता होगा 2/3 ओम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8/6 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 3 और ये 4/3। तो आपका जो मैक्सिमम आंसर क्या होगा, दैट विल बी ये पहला ऑप्शन। ठीक है, तो पहला वाला में जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। ठीक है, ABCD में, तो A के साथ मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रहा है। आगे बात करेंगे 34 में क्वेश्चन क्या है। देखिए तो इसमें क्या रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स यील्ड्स मैक्सिमम करंट। इसमें मैक्सिमम करंट कौन देगा ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए अगर आपको पता होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, तो ये 1 and 1 2 and 1 and 2 हो गया। ठीक है, फिर 2 और 2 पैरेलल आएगा यहाँ पे ना, ये हो गया आपको 2 और ये भी आपको 2, बाकी ये कनेक्टेड है 2 वोल्ट से, 2 और 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया 1 एंड वोल्टेज हो गया 2। तो करंट क्या होगा, I = V/R, तो 2/1 = 2 एम्पियर। तो पहला वाला जो है 2 एम्पियर करंट हमको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दूसरा वाला जो है ये तो आपको 2 2 और ये 1 है ना, तो 2 2 1 जो है पैरेलल लगा हुआ, तो ये 1/2 + 1 + 1/2। ठीक है, तो इसका एलसीएम होगा 2 and 1 + 2 + 1 4/2। इट मीन्स 2/4 हो जाएगा, क्योंकि R उल्टा है, निकालेंगे हम ना, ये 1/R के बराबर था है ना, तो R निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो R हो गया इसका 1/2, V है 2 वोल्ट, तो I = क्या होता है V/R, V हो गया यहाँ पे 2 और बाई R, तो 1/2, ये 2 पर चला जाएगा, तो 2 × 2 दैट इज 4 एम्पियर आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसका हो गया आपको 4 एम्पियर। ये फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया आपको यहाँ से
2 एंड ये 1 एंड ये 2, तो 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 आ रहा है, 1 + 2 + 1 और ये 4/2, ठीक है। तो इसको रिवर्स करेंगे तो 2/4 मतलब 1/2 आ गया कट के, तो रेजिस्टेंस आ गया आपको यहाँ पे 1/2, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे, एंड V हो गया आपको 2 वोल्ट, तो I = V/R, तो V हो गया 2 एंड दैट इज 1/2, 2 पर गया 4 एम्पियर आ गया इसका। आगे फिर देख लेते हैं हम, ठीक है, और क्या रखा है, सॉरी मिनिमम करंट था, ठीक है, क्वेश्चन में मिनिमम करंट था, ठीक है। आगे ठीक है देख लेते हैं हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करके। तो ये भी 1 एंड 1 2 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, तो ये भी हमको इसका रेजिस्टेंस जो आएगा ना सेम आएगा 1/2, क्योंकि देखिए 1 है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये सारे पैरेलल है ना। अगर आप इसको हटा के डायरेक्ट वायर जोड़ेंगे तो आप देख लेंगे यहाँ से पैरेलल दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पैरेलल दीजिएगा तीनों, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे R = 1/2, ठीक है। तो इसका भी जो करंट आएगा दैट विल बी 4 एम्पियर, इससे ही आएगा। और यहाँ बच रही है तो इसको निकाल लेते हैं, ये 2 और 2 मिलकर 1 हो जाएगा, तो R = यहाँ पे 1 आएगा। I = V/R, तो V हो गया 2 R1 2 एम्पियर। पूछा गया यहाँ पे कि सबसे कम रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे 1 भी है, ये भी देखना भूल गए थे हम, ये 1 है यहाँ पे, है ना, तो ये आपको मिल गया यहाँ पे 1 एंड 1 2 हो गया, तो R = 1/2 प्लस 1/2 प्लस का 1, तो सेम इसका भी आंसर आएगा दैट विल बी 4 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे R = जो आएगा ये भी आएगा 1/2 एम्पियर, ठीक है, 1/2 ओम आएगा, सॉरी 1/2 ओम आ गया, तो दैट विल बी V = IR, तो इसका भी 4 एम्पियर होगा। तो हमको पूछा है कि मिनिमम केस में होगा, तो मिनिमम फर्स्ट केस में ही आ रहा था दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है, तो इसमें ही आ रहा है, तो मिनिमम जो होगा ए में होगा, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तो 34 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में, देखिए क्या है इसमें। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए आपको एक बात पता होगा कि जो गैल्वेनोमीटर इसे करंट तो पास ही नहीं करेगा, विथ टेस्टोन ब्रिज से ये अगर इंटू ये और ये इंटू ये अगर बराबर हो रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं पढ़ें विथ टेस्टोन ब्रिज क्या होता है तो आप एक बार थ्योरी वीडियो देख लीजिए, NS एरो पॉइंट फिजिक्स देख लीजिए, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी देखिए देख लीजिएगा क्लास 10, इसमें आपको टेस्टोन ब्रिज के बारे में टोटल डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कि हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ए एंड बी के बीच में, है ना, इस तरीके से। तो ये तो आपको यहाँ से यहाँ हो गया 2 और ये हो गया आपको यहाँ से 2 और 2 पैरेलल में 1 आ जाएगा, ठीक है, तो R = 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट, तो 35 का ए हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग 36 में, क्वेश्चन क्या है देखिए। तो क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इन द गिवन नेटवर्क, तो ए बी के बीच में क्या हमको रेजिस्टेंस होगा ये हमको फाइंड करना है। तो ये 1 एंड 1 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, तो एंड ये जो भी 1 एंड 1 ये भी हो जाएगा आपको यहाँ। तो इसको हम पहले एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके। ए यहाँ पे पॉइंट है, ए से बी तक ये 2 हो गया, ठीक है, और ये भी 2 है और ये नीचे से भी 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको तीनों पैरेलल दिख जाएगा, ठीक है, और ये तीनों पैरेलल में हो गया तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट। तो R आपको मिल जाएगा सीधे, इसको ऐड करने के बाद उसकी फिर उल्टा दीजिएगा तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आंसर आपको आएगा 2/3 ओम, दैट इज व्हाट डी आंसर। फिर चलते हम लोग 36 के बाद 37 में, क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा 37 में व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन नेटवर्क, तो इनमें ए और बी के बीच में क्या होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है।
तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपको 2 टू जा 4 है ना, ये 2 एंड 2 मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है तो इसको 1 कर लेते हैं पहले हम, ये दोनों 1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हटा के 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो ये हटा देंगे हम यहाँ से, 2 इंटू ये 4 हो गया ऊपर में, है ना। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं यहाँ से, ये ए हो गया और ये बी हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए ये 1 है और ये 1 है तो ये 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको 4, ये हो गया आपको 1, 1 प्लस 1 2 सॉरी 2 हो गया, है ना। 4 एंड 2 एंड 4 एंड 2 का जो आपको आर इक्विवेलेंट आता है ये आपको पता होगा, 4 इंटू 2 बाय 4 प्लस 2, इट मीन्स 8 बाय 6, 4 बाय 3। तो इसका जो आंसर आएगा 4 बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी 4/3 आंसर नंबर बी, ठीक है। तो 37 का जो है बी आ जाएगा ऑप्शन। फिर चलते हो 37 के बाद 38 में क्वेश्चन देखिए क्या है। तो इसमें देखा है कि गुड कंडक्टर्स हैव मेनली लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, गुड कंडक्टर्स में जो है लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू कितना होता है, 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर 10⁻6 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। तो आंसर जो है 39 का दैट विल बी ए। आगे चलते 39 के बाद 40 क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, तो इनमें देख लीजिए कि कह रखा है 14 में, इन विच ऑफ द सर्किट शोज इन द गिवन फिगर विल शो गैल्वेनोमीटर जी 100, ठीक है, ओम शो द डिफ्लेक्शन। तो इसमें कौन से गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब इसमें जो है किसमें गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो सकता है। ये तो 2 हो गया, ये 8 हो गया, देखिए तो 2 और 8, 8 2 जा 16 एंड 6 4 जा 24, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, 8 2 जा 16 एंड 6 4 जा 24, तो ये जो है बराबर नहीं हो रहा है, तो इसमें जो है जी में करंट पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी में करंट पास करने के लिए एक कंडीशन होगा, क्या वो देख लेते हैं। चलिए और देख लेते हैं किसमें, है ना, एक मिनट। सो नो डिफ्लेक्शन, सॉरी, ठीक है, क्या रखा नो डिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें कौन से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए मल्टीप्लाई करके किसका जो इक्वल आ रहा है, ठीक है। 2 8 जा 16 आ गया इसमें एंड 4 6 4 जा 24 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, यस शो करेगा इसमें। आगे देख लेते हैं कि इसमें 5 एंड 2.5 तो कितना होगा 12.5 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, ये बराबर है नहीं है, तो इसमें भी करेगा डिफ्लेक्शन, ठीक है। सो फिर इसके बाद सी में देख लेते हैं, सी में क्या है 4 एंड 16, तो कितना होगा 16 2 जा 32 एंड 8 4 जा 32, ये दोनों बराबर है, तो इसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है, नो डिफ्लेक्शन विल शो, क्योंकि इससे करंट अब पास नहीं होगा। इसको एक बार देख लेते हैं 16 एंड 8 इंटू 16.5 एंड 4 इंटू 32, फिर ये भी बराबर नहीं होने वाला, क्योंकि 16.5 इंटू 8 करें तो ये आएगा आपको 0 कैरी 4 और 128 और 4 132, तो ये हो गया, सॉरी इसको क्या मल्टीप्लाई में, तो देख लेते हैं 128 और 4 132, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 2 जा 8 4 2 जा 128, ठीक है। तो ये भी दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो मतलब ये भी करंट शो करेगा, ठीक है। तो इसमें भी डिफ्लेक्शन शो होगा, तो आंसर जो होगा इसमें सी वाला करेक्ट होगा। तो सी में जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है, ठीक है, बाकी में नहीं आ रहा है, तो सी जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते 41 में क्वेश्चन क्या है देखिए। अच्छा 41 में क्वेश्चन दे रखा है, देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर। तो कितने जो है इसमें 1 माइक्रो एम्पियर फॉर्म करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सी बात है कि आपको इसमें क्वेश्चन दे रखा है
1 माइक्रो एम्पियर कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो एक माइक्रो एम्पियर की अगर बात करें तो वो हो गया आपको 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे तो Q इक्वल टू क्या होता है, हमको अगर बात करें तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर। तो सीधे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो टाइम के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है, तो टाइम को अगर इस तरीके से कंस्टिट्यूट कर ले तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल के बनेगा 1 माइक्रो एम्पियर। तो मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को, अच्छा इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम के बारे में हम टी को जूम कर लेते हैं 1 सेकेंड। तो अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें दैट विल बी Q इक्वल टू IT। ठीक है, एंड Q इक्वल टू एक और होता है NE। I हमको दे रखा है 1 मिली एम्पियर, दैट इज 10⁻³ एम्पियर, और T को हम 1 सेकेंड एन जूम कर लेते हैं। तो हमें N निकालना है, E के बारे में तुम्हें पता ही है, N इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे और 10⁻³ डिवाइडेड बाई E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। तो फिर अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये हो गया आपको 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻18 में 15 बचेगा, 6.25 इंटू 10⁻50। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 6.25 इंटू 10⁻15, तो डी जो इसका आंसर होगा। ठीक है, 41 का। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए माइक्रो एम्पियर है, अगर होता ना, सॉरी माइक्रो एम्पियर है ना, तो माइक्रो में एक प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, हम मिली ले लिए थे तो माइक्रो लेना, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होगा। ठीक है, यहाँ पे बस, तो ये थोड़ा समझता आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्या दे रखा है मिली या माइक्रो। ठीक है, क्लियर ही -6 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 18 में 6 जगह 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो दैट विल बी 12, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आई होप ये बात समझ में आया होगा आपको। 41 के बाद चलते 42 में, देखिए क्या क्वेश्चन। ओके, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यहाँ पे a person connect 1/4 ohm cell in series, but one cell has its terminal reversed. The external resistance is 1 ohm. If each cell has an EMF 1.5 volt, the current flow it है ना, तो कितना करंट फ्लो होगा ये हमें फाइंड करना। देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक 4 रेजिस्टेंस को, मतलब 4 सेल को सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो आपको पता है कि 1/4 जो है करके 4 रेजिस्टेंस होगा, तो डायरेक्ट हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको हो गया 1 ओम टोटल। और इसके बाद एक और बात क्या है कि द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, तो दोनों टोटल जो रेजिस्टेंस बनेगा आपका, अगर आप ऐसा समझना चाहें तो समझ सकते हैं, और ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का। ठीक है, यहाँ पे तो पहले ये दो, यहाँ पे 4 ओम का 1/4 ओम का जो रेजिस्टेंस है टोटल, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बैटरी है, 4 बैटरी में टोटल 1 रेजिस्टेंस, टोटल 1/4 करके 4 सीरीज में लगे हैं। तो 1/4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा या 1/4 को 4 टाइम ऐड कीजिएगा तो आपको 1 ओम आएगा। तो मतलब टोटल बैटरी का रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सब सीरीज में होगा, तो टोटल आर इक्विवेलेंट जो आपको 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात इसमें क्या है कि देखिए 3 बैटरी तो सीधा, एक बैटरी उल्टा है, तो बैटरी का ईएमएफ जो दे रखा है 1.5 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 एक माइनस 1.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा लगा हुआ है, ये तो कट जाएगा, तो दैट इज 3 वोल्ट आ गया आपको
वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज आपको 3 वोल्ट आ गया और आर आ गया आपको यहाँ पे 2 वोल्ट 2 ओम। तो आई इक्वल टू कितना होगा, V बाई आर 3/2, मतलब 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो आंसर क्या होगा, 1.5 एम्पियर, दैट इज द सी, ठीक है। 42 का सी आपका आंसर हो जाएगा, है। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। देखिए इसमें था द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। तो पी एंड क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये 2 एंड 2 आपको सीरीज में पैरेलल दिख रहा है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम और ये यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन जो है ना खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं बने तब आप देखिएगा, ठीक है। वो भी पेन लेके बैठ जाइए और कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, अगर नहीं बन रहा है फिर आप ट्राई कीजिएगा। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम क्यू से चलेंगे ना यहाँ तक पी तक, तो ये देखिए आपको ये और ये दोनों सीरीज मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ये पार्ट जो यहाँ देखिए यहाँ से 1 एंड ये 1 सीरीज मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 आपको टोटल मिला के। तो इसको हम आगे फर्दर बनाएं, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। ये 2 था, ठीक है, ये 2 था। तो ये 2 और 2 मिलकर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अब पैरेलल दिख रहा है तो इसके बाद जो है यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 2 एंड 2 मिलकर 1, ये पैरेलल है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट जो यहाँ पे होगा दैट विल बी 1, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा आंसर 43 का। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा।